हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमिस नॉलेज पॉइंट पर। आज हम लोग साइकोलॉजी पढ़ेंगे। साइकोलॉजी में हम आज लोग एचपी टेट आर्ट्स का 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उसमें साइकोलॉजी का सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। 2012 का एचपी टेट आर्ट्स का और 2013 का भी, ये दोनों का ही साइकोलॉजी का जो सेक्शन है ना, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है मेरे चैनल पे, आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो वहाँ से। 2014 का आज हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर करके जाने हैं। देखिए, हमें 90 मार्क्स चाहिए, है ना। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो सॉल्व करते हो, आप लोगों की इतनी हेल्प हो जाएगी, आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जामिनर एक्चुअल में पेपर में डालता क्या है, उस हिसाब से आप तैयारी कर पाओगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर लगाने हैं। पहले आप लोग देखो, पहले आप लोग 3-4 प्रीवियस ईयर पेपर जो है उनको सॉल्व करिए, फिर उसमें से मेन टॉपिक ढूंढिए, पहले उनको अच्छे से जो है वो प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। फिर उनको प्रिपेयर करने के बाद आप बाकी के क्वेश्चन पेपर लगाइए। जितने भी आपके पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, आराम से बुकलेट आपको बाज़ार में मिल जाएगी, आप ख़रीदिए और क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर लगाइए, ठीक है। तो ये एक आपके लिए टिप्स है जिसकी मदद से आप आराम से जो है वो अपना एचपी टेट क्वालिफाई कर सकते हो। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। हम पहले भी इस बारे में पढ़ चुके हैं, शिक्षण विधियों के चैप्टर में भी, और एक और वीडियो में भी मैंने इस बारे में डिस्कस किया है। विलियम वुंट जो है, उन्होंने मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। कहाँ पे? लिप्जिंग, जर्मनी में। कब की थी? 1879 में की थी। सेकंड क्वेश्चन है, एक बच्चे को गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफ़ी चोट पहुंची। आगे चलकर वो लाल पोशाक या किसी भी लाल रंग की चीज़ को देखकर डरने लगा या लगी। ये उदाहरण है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से चैप्टर से है। अब ये कौन सी थ्योरी है। अब आपको एकदम से आपको याद आना चाहिए कि ये जो है उद्दीपक समानीकरण या अनुक्रिया समानीकरण, ये समानीकरण शब्द हमने कहाँ पर पढ़ा है? देखिए, ये हमने उद्दीपक समानीकरण शब्द पढ़ा पावलोव की थ्योरी में। पावलोव क्या कर रहा था कि अपने डॉग को जब वो खाना देता था तो पहले बेल बजाता था, बेल बजाई खाना दिया, बेल बजाई खाना दिया। अब वो जो उनका डॉग था उसको क्या हुआ, उसने उस चीज़ को, उद्दीपक को समानीकरण करना स्टार्ट कर दिया। मंदिर की घंटी बजी तो भी उसको लगा ये मेरे खाने की घंटी बज गई, तो बड़ा एक्साइटेड होकर वो उठ के खड़ा हो गया कि मेरा खाना आ रहा है ना। अब मान लो साइड से बोला रेलगाड़ी गुजर रही थी, तो क्या लगा, जैसे उसने रेलगाड़ी की आवाज़ सुनी तो भी उसको लगा कि ये क्या है, ये तो मेरा खाना आ गया, है ना। तो फटाफट एक्साइटेड होकर खड़ा हो गया कि ये तो मेरा खाना आ गया। तो उसने क्या किया, उसने जो उद्दीपक था उसका समानीकरण कर लिया। तो हर प्रकार की जो बेल है ना, उसको लगने लगा कि ये मेरे खाने की ही बेल है। लेकिन ऐसा हमेशा के लिए नहीं हुआ, कुछ दिन के लिए उसे हुआ। फिर उसके बाद उसने धीरे धीरे अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया कि मेरे जो खाने वाली बेल है और जो दूसरी मंदिर की बेल है उसमें क्या अंतर है, या फिर जो रेलगाड़ी से आवाज़ आ रही है उसकी क्या उसमें क्या अंतर है। धीरे धीरे उसने उसमें जो है उसको अलग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसमें भिन्नता जो उसने ढूंढ ली, और फिर वो हमेशा उसी बेल पे खड़ा हो रहा था जिस पर उसका खाना आने वाला था, ठीक है। तो ये जो उद्दीपक समानीकरण है ये हम लोग पावलोव की थ्योरी में पढ़ते हैं, और उद्दीपक समानीकरण ही बताता है। देखो, यहाँ पर भी सेम चीज़ है ना कि गुलाब का उसको कांटा चुभा, लाल गुलाब था उससे उसको कांटा चुभा। तो अब वो बच्चा क्या कर रहा था, वो बच्चा हर लाल चीज़ से जो है वो डर रहा था। तो ये है सामान्य उद्दीपक समानीकरण, इसे कहते हैं उद्दीपक समानीकरण। आई होप मैं आपको समझा पाई होंगी इस बारे में। नेक्स्ट है, वे बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है वे कहलाते हैं। देखिए, मेंटल एज ज़्यादा है और जो एक्चुअल में एज है, रियल एज, वो कम है, ठीक है। कालानुक्रमिक आयु जो है वो कम है। इट मीन्स वो बच्चा प्रतिभाशाली और सामान्य बालक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया है अधिगम अपंगता, तो कोई अधिगम अपंगता भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इन बच्चों को हम पिछड़े बालक कहते हैं। इसमें डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा।
ये जो है ये बच्चे क्या कहलाएंगे, ये पिछड़े बालक कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक मनोविज्ञान क्या नहीं है। शैक्षिक मनोविज्ञान जो है वो क्या नहीं है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है, प्रयुक्त विज्ञान नहीं है, आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है या सामाजिक विज्ञान नहीं है। तो आपने याद रखना है शैक्षिक मनोविज्ञान व्यवहारिक भी है, प्रयुक्त विज्ञान भी है, सामाजिक विज्ञान भी है, लेकिन आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है। नेक्स्ट है बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। ये किसने कहा है, तो ये प्याजे की थ्योरी है। प्याजे ने अपनी थ्योरी में यही चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि बच्चे वातावरण के साथ क्रिया करके खुद ही अपनी समझ को डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कुछ भी जो है वो बोला एफर्ट्स करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पे। ठीक है, बच्चे खुद ही जो है वो वातावरण के साथ क्रिया करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, खुद ही चीज़ों को जो है वो सीखते हैं। ठीक है, जिसमें इन्होंने जो है स्कीमा की बात भी की है प्याजे ने कि स्कीमा क्या है। बच्चे क्या करते हैं, आसपास के हमारे वातावरण से बहुत सारी चीज़ों को जो है वो नोट करते रहते हैं और अब उसको अपने दिमाग में जो है वो एक स्कीमा बना लेते हैं। स्कीमा क्या है, जो भी चीज़ें उन्होंने देखी हैं, सुनी है ना, उनकी सूचनाओं की एक श्रृंखला है जो है स्कीमा, जो उन्होंने अपने दिमाग में सेट कर लिया है। तो जब भी उनको उस नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, जब भी उनको ज़रूरत होती है, तो वो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्यार्थी कहता है मुझे एक महान गणितज्ञ बनने के लिए समस्या निराकरण कौशल्य प्रभुत्व प्राप्त करना चाहिए और उसकी प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। इस विद्यार्थी में खाली जगह है। बोला एक विद्यार्थी कहता है मुझे एक महान गणितज्ञ बनने के लिए ना समस्या निराकरण कौशल्य पर प्रभुत्व जो है वो प्राप्त करना होगा। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसको कुशल बनना होगा और उसकी प्राप्ति के लिए वह कठिन परिश्रम कर रहा, ऐसा वो बच्चा बोल रहा है। इट मीन्स ये उस बच्चे में आंतरिक प्रेरणा है। उस बच्चे में क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा। ये मोटिवेशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। ठीक है, ये मोटिवेशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। देखिए ये जो प्याजे वाला है ये डेवलपमेंट का टॉपिक है। ठीक है, तो डेवलपमेंट वाला टॉपिक भी आपने पूरा अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक है, जिसमें हमारी मेंटल डेवलपमेंट, हमारी सोशल डेवलपमेंट, हमारी इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, ये सारी जितनी भी प्रकार की डेवलपमेंट्स हैं इनको आपने अच्छे से तैयार करके जाना है। इसमें देखिए प्याजे की थ्योरी आ जाती है, कोहलबर्ग की थ्योरी आ जाती है, बायगॉस्की की थ्योरी आ जाती है। इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस में भी कुछ थ्योरीज हैं, कुछ अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के जो भी उसमें पार्ट्स हैं छोटे छोटे, वो भी आपने अच्छे से जो है वो तैयार करके जाने हैं। ठीक है, तो इनको भी तैयार करके जाना है। इसके अलावा ये मोटिवेशन की थ्योरी है। ये जो क्वेश्चन आया है ना आंतरिक प्रेरणा वाला, क्वेश्चन नंबर 6, ये मोटिवेशन की थ्योरी से आया। मोटिवेशन का भी जो चैप्टर है बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है। मेन चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो वो बच्चा खुद मेहनत कर रहा है और बोल रहा है कि मुझे बहुत बड़ा गणितज्ञ बनना है और उसके लिए मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग पर जो है वो कौशल हासिल करना है, इसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो वो उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा है। नेक्स्ट है एक छात्र गणित के प्रश्न हल करने में बहुत परिश्रम कर रहा है। उसके पिता ने उसे अच्छे अंक लाने पर मोटरसाइकिल देने का वायदा किया है। अब देखिए ये बाह्य जो प्रेरणा होती है ना, मोटिवेशन है, उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं कि एक बच्चा जो है वो गणित के प्रश्न हल करने के लिए मेहनत कर रहा है। क्यों मेहनत कर रहा है? क्योंकि उसके पिता ने उसे अच्छे अंक लाने पर मोटरसाइकिल दिलाने का वादा किया है। तो ये एक बाह्य अभिप्रेरणा है। ठीक है, एक बाह्य अभिप्रेरणा है। तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा, ये दोनों ही अभिप्रेरणा जो है वो यहाँ पे मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट है निम्न में से शब्दों को ना पहचान पाना किस प्रकार की अधिगम अक्षमता है। शब्दों को ना पहचान पाना इसे डिसलेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? डिसलेक्सिया। ठीक है, पढ़ने में जो विकार होता है ना, जो पढ़ने में कठिनाई है, उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक है, लिखने में जो कठिनाई है उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं, जो ये सेकंड नंबर पे लिखा है। इसके बारे में मैं बहुत अच्छे से पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, मेरी प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हो। डिसकैलकुलिया, गणित में अगर आपको गणित की कैलकुलेशन वगैरह करने में प्रॉब्लम्स है तो वो डिसकैलकुलिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि सामान्य सीमा क्या है।
तो सामान्य बुद्धि लब्धि सीमा है 90 से, ठीक है, 110, 90 से 110। नेक्स्ट है, फ्रायड के अनुसार आक्रामक व्यवहार का संबंध निम्न में से किससे होता है? कुंठा की वजह से, तनाव की वजह से, जीवन मूल प्रवृत्ति की वजह से, मृत्यु मूल प्रवृत्ति की वजह से। देखिए, फ्रायड का कहना है, फ्रायड ने 2 प्रकार के जो हैं वो मूल प्रवृत्ति बताई हैं। जीवन मूल प्रवृत्ति जिसे हम इरोस कहते हैं, मृत्यु मूल प्रवृत्ति जिसे हम थैंटोस कहते हैं। अब यहाँ पे याद क्या रखना है, इरोस क्या है? वो हमारे अंदर की वो पावर जो हमें जीवन में आगे धकेल रही है, ठीक है। और मृत्यु मूल प्रवृत्ति वो है जो हमें दिन प्रतिदिन मृत्यु की तरफ को लेकर जा रही है, ठीक है। जैसे कि जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो उसको आप जोड़ सकते हो मृत्यु मूल प्रवृत्ति से। फ्रायड कहते हैं कि हमारे अंदर की जो इच्छाएं हैं जो अधूरी रह जाती हैं, ठीक है, तो अगर तो हम लोग उन चीज़ों को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग जीवन मूल प्रवृत्ति की तरफ जा रहे हैं कि ठीक है, हम एक पॉजिटिविटी की तरफ को जा रहे हैं और उनको पूरा करने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, जैसा कि लोग करते हैं। लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही तो मेहनत करते हैं ना, ठीक है। बोला, अब ऐसे लोग जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती और जो अपनी इच्छाओं को अभी पूरा करना चाहते हैं और उनके लिए कोई एफर्ट्स भी नहीं लगाना चाहते, तो वो मृत्यु मूल प्रवृत्ति की तरफ चले जाते हैं। दिन रात वो कुंठा तनाव से भर जाते हैं और वो अपने आप को जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुद को ही कोसने लगते हैं ऐसे लोग, ठीक है। और इसी को कहते हैं मृत्यु मूल प्रवृत्ति की तरफ जाना, इसी को थैंटोस कहते हैं, ठीक है। तो जो लोग अपराधी हो जाते हैं, जो लोग सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, इन लोगों पे मृत्यु मूल प्रवृत्ति हावी होती है, ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है, खेल विधि के प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो देखिए, शिक्षण मेथड्स जो हैं उनके ऊपर मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से देख सकते हो। खेल विधि के प्रतिपादक जो हैं वो हैं फ्रॉबेल। नेक्स्ट है, मूल्यांकन में सम्मिलित होता है। मूल्यांकन में सम्मिलित होता है केवल गुणात्मक अंकन, केवल मात्रात्मक अंकन, या दोनों? तो दोनों ही सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। तो बोला, जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको जो है वो सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। और ये जो विशेष शिक्षा की बात की है, जो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए जो है वो अलग से शिक्षा होनी चाहिए, ये बात की गई है। क्या बताया गया है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी शिक्षा सामान्य क्लास में ही होनी चाहिए, बाकी बच्चों के साथ ही। उनको ये ना लगे कि हमारे साथ कोई किसी प्रकार का भेदभाव हो रहा है, उनको नॉर्मल क्लास में ही पढ़ाना चाहिए। लेकिन बोला है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए कुछ विशेष कक्षाएं होनी चाहिए, जिसके लिए हमारे एनवी स्कूल जो है वो खोले गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये नवोदय विद्यालय किनके लिए खोले गए हैं, तो ये नवोदय विद्यालय जो हैं ये प्रतिभाशाली बच्चों के लिए खोले गए हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है, एक अच्छा शिक्षक संकेंद्रित होता है। एक अच्छा शिक्षक शिक्षण विधियों पर केंद्रित रहेगा, जो विषय पढ़ाना है उसके ऊपर केंद्रित रहेगा, छात्रों एवं उनके व्यवहार पर केंद्रित रहेगा। तो आपको याद रखना है इन तीनों ही चीज़ों के ऊपर उसे केंद्रित रहना है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। उसको शिक्षण विधि भी सही से यूज़ करनी है, जो विषय पढ़ाना है उसके ऊपर भी उसकी नॉलेज होनी चाहिए, और छात्रों एवं उसके व्यवहार की भी उसको कैसे हैंडल करना है उसके बारे में भी उसे पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, साथी समूह से आप क्या समझते हैं? साथी समूह से क्या समझते हैं? एक व्यवसाय में कार्यरत लोग, मित्र या पारिवारिक सदस्य। तो देखिए, पारिवारिक सदस्य जो है वो साथी समूह नहीं है। साथी समूह में हमारे फ्रेंड्स और हमारे कलीग्स जो हैं वो आते हैं। तो ए और बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट है, सीसीई है। सीसीई क्या है? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन है। सतत और व्यापक मूल्यांकन है। नेक्स्ट है, बुद्धि गुणांक का प्रत्यय सर्वप्रथम दिया है। बुद्धि गुणांक का संप्रत्यय जो है वो सबसे पहले विलियम स्टर्न ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नवयुवक को पुलिस अफसर नहीं बनाया गया क्योंकि उसकी लंबाई निर्धारित लंबाई से कम थी।
निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग हुआ है? निदानात्मक मूल्यांकन, ऐसा तो कुछ भी नहीं, निदानात्मक इसमें कुछ नहीं है। मानक संबंधित मूल्यांकन, निष्कर्ष संदर्भित मूल्यांकन और निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, निष्कर्ष संदर्भित मूल्यांकन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक प्रयोगात्मक विधि का आवश्यक अवयव है? प्रयोगात्मक जो मेथड है, ठीक है, उसमें व्यवहार का परीक्षण, व्यवहार का अध्ययन, प्रयोग वस्तुओं का मिलान या नियंत्रित अवस्था। तो याद रखना है, जो भी एक्सपेरिमेंटल मेथड्स होते हैं उनमें क्या किया जाता है, उनमें कंट्रोल कंडीशंस में जो है ना वो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, नियंत्रित अवस्था। स्थितियों को कंट्रोल रखा जाता है, कुछ चीज़ें जो हैं उनको अपने हिसाब से सेट किया जाता है और फिर जो है वो प्रयोगात्मक मेथड का यूज़ होता है, ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से संबंधित नहीं है? तो मानक विचलन इसमें आ जाएगा, माध्य, माध्यिका और बहुलक इसमें आते हैं। निम्न में से कौन विचलनशीलता की माप से संबंधित है? माध्य और बहुलक, तो दोनों ही संबंधित है। नेक्स्ट है, ईद ईगो सुपर ईगो संबंधित है, कौन से चैप्टर में आएगी? व्यक्तित्व से, जानवर से, स्नायु तंत्र से, इनमें से कोई नहीं, तो व्यक्तित्व से, पर्सनैलिटी से। और किसने दिया है ये ईगो सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट? सिगमंड फ्राइड ने दिया है। सिगमंड फ्राइड ने ईगो सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट दिया है और ये पर्सनैलिटी वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये किसके बारे में है? व्यक्तित्व के बारे में है, ठीक है, इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में जो है ये टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रत्यक्षीकरण प्रत्यय को दिया। प्रत्यक्षीकरण प्रत्यय जो है वो गेस्टाल्टवादियों की देन है और गेस्टाल्टवादियों के जनक है वर्दीमर। याद रखना है, प्रत्यक्षीकरण प्रत्यय जो है वो वर्दीमर ने दिया। वर्दीमर गेस्टाल्टवादी के जनक है, भी याद रखना है। गेस्टाल्टवादियों में वर्दीमर, कोहलर, काफ्का, लेविन आते हैं, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं जीन पियाजे और ब्रूनर, दोनों ही संबंधित हैं, तो ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। समायोजन का संबंध है, समायोजन का संबंध सामाजिक विकास से होता है। समाज में कैसे समायोजन स्थापित करना है, तो ये सामाजिक विकास का पार्ट है। समायोजन किसका पार्ट है? सामाजिक विकास का पार्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट है, शैशवावस्था नेक्स्ट है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है बैलेंटाइन ने। ये डेवलपमेंट वाले चैप्टर से है क्वेश्चन, ठीक है, ये डेवलपमेंट वाले चैप्टर से है। ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, ये भी डेवलपमेंट वाले चैप्टर से था, सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड, और ये वाला भी डेवलपमेंट से रिलेटेड है, शैशवावस्था, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रत्यक्षण के गेस्टाल्ट सिद्धांत से अनुसार के अनुसार आना यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रत्यक्षण के गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के अनुसार 4 ऑप्शन दिए हैं और बोला है कि कौन सा वाला कथन गलत है। फर्स्ट है, व्यक्ति किसी वस्तु का प्रत्यक्षण अलग अलग न करके संपूर्ण रूप से करता है, तो यही तो गेस्टाल्टवाद का फॉर्मूला है और इसे ही तो प्रत्यक्षीकरण में ऐड किया गया है। व्यक्ति किसी भी वस्तु को अलग अलग नहीं सीखता है, टुकड़ों में नहीं सीखता है, उसे संपूर्ण रूप से सीखता है, इसे कहा गया है, ठीक है, समग्र रूप से सीखता है, समग्रता का सिद्धांत भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रत्यक्षण संगठन का स्वरूप अर्जित होता है, तो ये गलत है, ये अर्जित नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्यक्ति की जिस वस्तु या घटना का प्रत्यक्षण करता है उसके मस्तिष्क में संबंधित क्षेत्र में भी कुछ परिवर्तन हो जाता है, तो यस, उसके माइंड में भी बोला है, उस चीज़ को लेकर जो है वो परिवर्तन होते हैं। जिस वस्तु या घटना का वो प्रत्यक्षण करता है तो उसके बारे में, उसके माइंड में नई चीज़ें भी तो ऐड होती हैं ना। नेक्स्ट है, दृष्टि क्षेत्र में संसंचक बल, कोहेंसिव फोर्स जो है, ठीक है, तथा अवरोधक बल, रेस्ट्रेनिंग फोर्स, दोनों ही मौजूद रहते हैं, तो ये भी सही है। तो देखिए, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ तीनों ही प्रत्यक्षीकरण के मेथड को बताते हैं, ठीक है, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत को बता रहे हैं। सेकंड वाला जो है वो इसको नहीं बता रहा है, बोला जो प्रत्यक्षीकरण संगठन होता है उसका स्वरूप अर्जित होता है, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अर्जित नहीं होता। नेक्स्ट है, एक बालक की शैक्षिक लब्धि 70 से कम है, उस बालक को कहा जा सकता है। एक बालक की शैक्षिक लब्धि 70 से कम है तो वो पिछड़ा बालक है,
ठीक है, प्रतिभाशाली नहीं कहेंगे, अपराधी नहीं कहेंगे, वो पिछड़ा बालक है। क्वेश्चन है, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करता है। इस प्रकार के अनुकरण को हम सामाजिक अधिगम कहते हैं। सामाजिक अधिगम कहते हैं। और जो बेंडूरा की थ्योरी है उसमें हम सामाजिक अधिगम के बारे में पढ़ते हैं। तो बेंडूरा की जो थ्योरी है वो भी आपने अच्छे से जो है वो तैयार करके जानी है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संकेत का उदाहरण है। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार फर्स्ट ऑप्शन है, एक शिशु का अपने बिस्तर की तरफ घूमती हुई आती चीज को देखना। सेकंड है, एक शिशु का अपनी भुजाओं को एक पक्षी की तरफ पंखों की भांति फैलाना। एक शिशु का अपने पालतू जानवर को कुत्ता कहकर पुकारना, या निम्न में से कोई भी नहीं। तो ये इसका आंसर जो है वो है एक शिशु का अपने पालतू जानवर को कुत्ता कहकर पुकारना। तो ये आज की हमारा टॉपिक था। हमने आज 2014 का HP टेट आर्ट्स का जो है वो क्वेश्चन पेपर किया है और आंसर की के अनुसार जो आंसर्स दिए गए थे उन आंसर्स को मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है। कीप वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।